तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी कि आज के ज़माने में आधुनिक दुनिया में जो चरवाहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए हम पढ़ते हैं और इसके इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पेज है उसमें। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको बताया गया है कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के बारे में, यानी कि जो घुमंतू चरवाहे होते हैं उनके बारे में। तो देखिए जो घुमंतू लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि एक प्लेस पर नहीं रहते, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं अपनी कमाई करने के लिए या फिर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में हम घुमंतू लोगों को देख सकते हैं, घुमंतू चरवाहों को देख सकते हैं, जिसमें वो अपने गोट्स या फिर शीप के हर्ड्स के साथ कहीं जा रहे होते हैं, और या फिर उनके पास कैमल्स भी हो सकते हैं या फिर कैटल्स भी हो सकते हैं। तो आखिर आपने कभी ये सोचा है कि आखिर वो आते कहाँ से हैं, जा कहाँ रहे हैं, और क्या आपको पता है कि आखिर वो उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है, वो पैसे कैसे कमाते हैं और उनका इतिहास क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो घुमंतू लोग हैं या फिर घुमंतू चरवाहे जो हैं, उनको आप रेयरली ही हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी होगी। आपने कभी उनका नाम भले ही सुना होगा, लेकिन उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी भी नहीं होगी। और जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें या फिर मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ें, तो उसमें आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लेबर, मजदूर, किसान, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन चरवाहों के बारे में, घुमंतू चरवाहों के बारे में बहुत ही मुश्किल से आप पढ़ते हैं, शायद ही कभी आपने पढ़ा होगा। और हो सकता है कि ये आपका पहला चैप्टर हो या फिर पहली बार आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ रहे हो। और इन चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो मॉडर्न ज़माने के लिए किसी भी तरीके के मायने नहीं रखती है, बल्कि ये जो उनकी जो लाइफ है या फिर उनका जो पैटर्न है लाइफ का, वो एक पुराने ज़माने की बात हो चुकी है और उसकी आज की ज़माने में ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो चरवाहा है, चरवाहा का जो जॉब है या फिर किस तरीके से उनकी ज़िंदगी चलती थी उसके बारे में। और ये जो चीज़ है ये हम पढ़ेंगे इंडिया के लिए भी और अफ्रीका के लिए भी, क्योंकि इन दोनों सोसाइटीज़ में ये जो चीज़ है पेस्टोरलिज्म, यानी कि जो घुमंतू चरवाहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हिस्ट्री में, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर चरवाहा का काम किया करते थे। और हम ये भी देखेंगे कि आखिर जो कॉलोनियलिज्म था, यानी जो ब्रिटिश रूल था, उसने किस तरीके से इंडिया में चरवाहों के लाइफ को अफेक्ट किया और अफ्रीका में उनके लाइफ को अफेक्ट किया, और किस तरीके से इन चरवाहों ने ये जो प्रेशर आया मॉडर्न सोसाइटी का या फिर जो उनके लाइफ को अफेक्ट किया गया कॉलोनियलिज्म द्वारा, इसके साथ उन्होंने किस तरीके से अपने लाइफ को मोड़ा या फिर अपने लाइफ में चेंजेस लाया, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहले हम टॉपिक नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं, और टॉपिक नंबर 2 में इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इंडिया में जो चरवाहे थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, कौन कौन से चरवाहे थे, वो किस तरीके से रहा करते थे और वो क्या किया करते थे, इन चीज़ों के बारे में। तो देखिए इसी में टॉपिक नंबर 1 है हमारा पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट, यानी जो घुमंतू चरवाहे हैं और उनके मूवमेंट। इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 1 में। तो इसके देखिए इसके अंदर टॉपिक नंबर 1.1 है जिसका नाम है इन द माउंटेन्स। तो देखिए इस टॉपिक में हमें जनरली पढ़ना है कि जो माउंटेन के इलाके हैं, यानी जो हिमालय के इलाके हैं, वहाँ पर जो चरवाहे रहा करते थे उनके बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, टॉपिक नंबर 1.1 को। तो देखिए आज भी अगर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर रीजन में या फिर उसके आसपास के रीजन में, तो वहाँ पर आपको एक कम्युनिटी मिलेगी जिसका नाम है गुज्जर बकरवाल। और ये बहुत बड़ी संख्या में गोट और शीप के हर्ड्स रखा करते हैं, झुंड रखा करते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस रीजन में आए थे 19th सेंचुरी में, ताकि वो अपने जानवरों के लिए पास्चर खोज सकें, यानी चारा खोज सकें। और आने वाले कुछ सालों में, यानी कुछ 10, 20, 30 सालों में, उन्होंने इस इलाके में ही अपना सेटलमेंट बना लिया और यहीं पर वो बस गए। और इसके बाद वो एनुअली मूव करने लगे समर और विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स के बीच में। तो ये चीज़ आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी कि क्या है ये एनुअली मूवमेंट समर और विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड का। तो इसको यहाँ पर आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए जब सर्दी होती है, जब जो हाई माउंटेन्स होते हैं हिमालय के, जहाँ पर बहुत ही बर्फ़ हो जाती है उस समय में, और पूरी स्नो से पूरा जो माउंटेन है वो भर जाता है, और वहाँ पर किसी भी तरीके का हम चारा नहीं पा सकते हैं या फिर किसी तरीके का फूड ये चरवाहे अपने जानवरों के लिए नहीं पा सकते हैं। तो ये पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं, नीचे के इलाके में शिवालिक जो
रेंज है उसके इलाके में आ जाते हैं, जहाँ पर ये अपने जानवरों के लिए सूखे जो फॉरेस्ट हैं, ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट, झाड़ीदार फॉरेस्ट, वहाँ पर अपने जानवरों के लिए पास्चर ये खोज पाते हैं। और इसके बाद जब गर्मी आती है, यानी कि जब अप्रैल का सीज़न आता है, तब ये फिर से ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं, यानी कि पहाड़ में जो उत्तर की ओर पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करते हैं, जहाँ पर वो अपने समर ग्रेजिंग ग्राउंड में चले जाते हैं। तो देखिए गर्मी के दिनों में बर्फ़ पिघल जाती है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर घास आ जाती है, और वो ये जो चरवाहे हैं इनके पास बहुत बड़ी संख्या में एक चारागाह उपलब्ध हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पर अपने जानवरों को चरा सकते हैं। तो देखिए ये जो लोग होते हैं, ये चरवाहे, ऐसा नहीं है कि ये अकेले अकेले चला करते हैं, इनके साथ एक पूरी इनकी कम्युनिटी चलती है, या फिर एक लोगों का ग्रुप चलता है, जिन्हें कि इस पूरे झुंड को काफिला कहा जाता है। तो देखिए इस चीज़ को यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि आपको शायद ये समझ आएगा कि यहाँ पर क्या बात हुई। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि जो हिमालय के रीजन में रहने वाले जो चरवाहे हैं, उनके पास ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पर रहकर अपने जानवरों को चरा सकते हैं। उसका रीज़न दो है। पहला रीज़न कि देखिए एक जगह पर अगर वो अपने जानवरों को चराते हैं तो वहाँ पर जो चारागाह है, जो चारा है, वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और उनके पास कुछ बचेगा नहीं खाने के लिए। और दूसरा रीज़न है कि वो जो हिमालय का रीजन है, वहाँ पर अगर ऊपर की इलाके में ये रहते हैं तो वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, और इस वजह से वो सर्दी के दिनों में वहाँ पर अपने जानवरों को चरा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इन्हें मूव करना होगा सर्दी के दिनों में नीचे के इलाके में, ताकि वो अपने जानवरों को खाना खिला सके, जानवरों को जिंदा रख सकें। तो इसी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी में ये जो रीजन है, यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमा करती है सर्दी के दिनों में, बल्कि ये जो रीजन है यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है। तो गर्मी के दिनों में ये जो चरवाहे हैं वो यहाँ रहा करते हैं पहाड़ के ऊपरी इलाकों में, और सर्दी के दिनों में ये पहाड़ के निचले इलाकों में आ जाते हैं ताकि वो अपने जानवरों को चारा खिला सकें। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होता रहता है ऊपर नीचे सर्दी और गर्मी के हिसाब से। यानी जब बर्फ़ जमती है तो नीचे आ जाते हैं पहाड़ के निचले इलाकों में, और जब गर्मी आ जाती है तो पहाड़ के ऊपरी इलाकों में चल जाते हैं ताकि अपने जानवरों को खाना खिला सकें। और इसके लिए वो पीर पंजाल पासेस को क्रॉस करते हैं और फिर कश्मीर वैली में जाते हैं। और जैसे ही गर्मी आने लगती है और जैसे ही स्नो मेल्ट होने लगता है, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बहुत एक तरीके से हरा भरा माहौल हो जाता है, और जानवरों के लिए बहुत तरह के न्यूट्रिशस फॉरेज मिल जाते हैं, यानी चारे मिल जाते हैं। और इसके बाद जब गर्मी खत्म होने लगती है, सितंबर का समय आने लगता है, तो इसके बाद ये जो बकरवाल समुदाय के लोग हैं ये फिर से नीचे आने लगते हैं, नीचे यानी कि पहाड़ के निचले इलाकों में आने लगते हैं। और इसी तरीके से ये हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं ऊपर नीचे, और इनका जो मूवमेंट होता है ये सर्दी और गर्मी के हिसाब से होता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पारा देखते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ही कम्युनिटी रहा करती है हिमालय रेंज में। इसी के पास, यानी जिस इलाके की हमने बात की जहाँ पर गुज्जर बकरवाल रहते हैं, उसी के पास इसी माउंटेन में एक दूसरी कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है गद्दी शेफर्ड्स। ये रहा करते हैं हिमाचल प्रदेश में, और इनका भी इसी तरीके का मूवमेंट है, सीजनल मूवमेंट। और ये लोग भी जो हैं ये सर्दी के दिनों में निचले इलाकों में रहते हैं, हिमालय के शिवालिक रेंज के निचले इलाकों में, जहाँ पर वो स्क्रब फॉरेस्ट के ज़रिए अपने जानवरों को खाना खिलाते हैं, एक तरीके से चारा खिलाते हैं। और इसके साथ ही जब अप्रैल का समय आता है, यानी गर्मी का समय आता है, तो ये पहाड़ के ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, और वो इलाका है लाहौल और स्पीति, इसका नाम आपने सुना होगा। और इसके बाद जब स्नो मेल्ट होने लगती है और जो हाई पासेज हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो इनमें से बहुत सारे लोग लाहौल और स्पीति से भी ऊपर चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। तो इस तरीके से इनका मूवमेंट होते रहता है ऊपर नीचे। और यहाँ जैसे आप एक इमेज देख सकते हैं, इमेज में जो ये आप घर देख रहे हैं ये गुज्जर मंडप है, यानी कि जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं वो इनमें रहा करते हैं। और यहाँ पर भी इमेज देख सकते हैं जिसमें गद्दी जो हैं वो एक तरीके से रुके हुए हैं एक जगह पर। और इसी तरीके से सितंबर जब आता है तो वो रिटर्न मूवमेंट आने लगते हैं और नीचे के इलाकों में आने लगते हैं, पहाड़ के नीचे के इलाकों में, ताकि अपने जानवरों को सर्दी के दिनों में खाना ये खिला सकें। और इसी आने के क्रम में वो फिर से लाहौल और स्पीति में रुकते हैं, जहाँ पर वो अपना जो समर हार्वेस्ट है उसको काट लेते हैं, और सर्दी के दिनों में सर्दी का जो क्रॉप है उसको बो देते हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये बात हो रही है कि ये जो चरवाहे हैं
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जानवरों को चराते हैं या फिर जानवरों को अपने पास रखते हैं, नहीं, बल्कि ये जहाँ भी जाते हैं और जितने दिन वहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कुछ खेती भी किया करते हैं, वहाँ पर कुछ उगाते हैं और अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए खाना जुटाते हैं। और इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये गद्दी समुदाय के लोग करते हैं हिमाचल प्रदेश में, नहीं, ये सभी कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, जितने भी चरवाहों की कम्युनिटी है वो सभी ऐसा किया करते हैं। चाहे आप इंडिया के दूसरे रीजन की बात कर लें, चाहे आप हिमालय रीजन की बात कर लें। और इसके बाद वो अपने जानवरों के ग्रुप के साथ निचले इलाकों में आने लगते हैं और अप्रैल के बाद ये फिर से अपने जानवरों के साथ ऊपर के इलाकों में जाने लगते हैं। तो इस तरीके से इनका जो मूवमेंट है ये हमेशा ही चलते रहता है। तो इसके बाद देखिए, अगर इस पूरे रीजन को हमने देखा, जम्मू कश्मीर रीजन को देखा, हिमाचल प्रदेश को देखा, उससे अगर हम पूर्व के इलाके में जाएं, जो रीजन है गढ़वाल और कुमाऊं रीजन, तो यहाँ पर जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग रहा करते हैं वो भाभर इलाके में आते हैं सर्दियों में, और इसके बाद जो गर्मी के दिन आते हैं, गर्मी के दिनों में ये ऊपर के जो मैदान है बुग्याल, वहाँ पर ये चले जाते हैं गर्मियों में। और इनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं, यानी जो ये जो गुज्जर यहाँ पर रहते हैं इस इलाके में, इनमें से ज़्यादातर लोग ये जम्मू के इलाके से आए थे और आगे चलकर फिर ये यूपी के इलाकों में आकर बस गए 19वीं सेंचुरी में, ताकि वो अपने जानवरों के लिए अच्छा चारा खोज सकें और यहीं पे वो परमानेंटली बस गए। तो देखिए, ये जो पैटर्न है साइक्लिकल मूवमेंट का, गर्मी और सर्दी का, ये एक तरीके से बहुत ही कॉमन है जो हिमालय में रहने वाले जो कम्युनिटीज़ हैं, चरवाहों की कम्युनिटीज़, उनके लिए, चाहे उनमें आप इन दोनों तीनों की बात कर लें जिनकी हमने ऊपर बात की, उसके अलावा जो भोतियाज हैं, शेरपाज हैं या फिर किन्नौरी हैं, ये सभी कम्युनिटीज़ का जो मूवमेंट है वो इसी तरीके का है और ये गर्मी और सर्दी के हिसाब से अपना जगह चेंज करते रहते हैं। गर्मियों में ये ऊपर के इलाके में चले जाते हैं, पहाड़ के ऊपरी इलाकों में, और सर्दियों में ये पहाड़ के निचले इलाके में आ जाते हैं। और इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो, ज़्यादातर क्या, लगभग सभी लोग जो है वो सीजनल चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और उनके पास जितने भी पास्चर्स अवेलेबल होते हैं अलग अलग जगहों पर, उसका एक अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं ताकि वो खुद का भी ज़िंदगी चला सके और अपने जानवरों को भी जिंदा रख सके। और जब भी जो पास्चर है या फिर जो चारा है वो एक इलाके में अनयूजेबल हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद तुरंत बाद ही वो अपने पूरे हर्ड के साथ, यानी अपने पूरे जानवरों के झुंड के साथ वो नए एरिया में चले जाते हैं। तो देखिए, ये जो उनका मूवमेंट है, जिस तरीके का इन चरवाहों का मूवमेंट है, इस वजह से जो पास्चर्स हैं वो बहुत ही आसानी से बिना किसी मेहनत के वो रिकवर हो जाते हैं और उनका ओवर यूज़ भी नहीं होता है, और नए इलाकों में जाने की वजह से उनके जो चारे हैं वो उन्हें अच्छी क्वालिटी के चारे अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आइए हम टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 1.2 ऑन द प्लेटूज, प्लेन्स एंड डिजर्ट। तो देखिए, यहाँ तक हमने देखा जो हिमालय रीजन में रहने वाले कम्युनिटीज़ थे, चरवाहों की कम्युनिटी, उनके बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी चरवाहों की कम्युनिटी हिमालय रीजन में रहा करती है, नहीं। उसके अलावा बहुत सारे कम्युनिटीज़ ऐसे हैं जो कि प्लेटू रीजन में रहा करते हैं, प्लेन्स में रहते हैं या फिर डिजर्ट में रहते हैं इंडिया के। और इसमें से कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, ढांगर, एक ढांगर या ढांगर कुछ है, यही वर्ड है, ढांगर। तो ये जो कम्युनिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी है महाराष्ट्र की। तो देखिए, 20वीं सेंचुरी में उनका जो पॉपुलेशन था इस रीजन में वो था करीब 4,67,000, 4,67,000। और इनमें से जो ज़्यादातर जो लोग थे वो सेफर्ड्स थे, कुछ जो थे वो ब्लैंकेट वेवर्स थे, यानी कंबल बनाते थे, या फिर इसके अलावा कुछ लोग जो थे वो भैंसे अपने पास रखा करते थे। जो ढांगर सेफर्ड्स थे वो महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेटू में रहा करते थे मानसून के समय में। तो देखिए, ये जो रीजन था ये सेमिड एरिड रीजन था, जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती थी और बहुत जो सॉइल था वो बहुत ही लो क्वालिटी का था। और ये जो रीजन था ये थॉर्नी स्क्रब से भरा हुआ था, झाड़ीदार वन से भरा हुआ था, और यहाँ पर कुछ ऐसा अच्छी क्वालिटी का उगाया नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ पर जो सूखे क्रॉप्स हैं उनको उगाया जा सकता था, जैसे कि बाजरा। इसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ों की बात करें वो उगाए नहीं जा सकते थे। और मॉनसून में जो ये जो रीजन था वो एक तरीके से ढांगर फ्लॉक्स के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड के रूप में काम करता था, यानी जो उनके पास जानवर थे उनके लिए ये ग्रेजिंग ग्राउंड के रूप में काम करता था। और अक्टूबर आते आते तक ये जो ढांगर्स थे ये अपने बाजरा को हार्वेस्ट करते थे, यानी जो इस रीजन में ये बाजरा उगाते थे उसको हार्वेस्ट करते थे, और इसके साथ ही वो अपने मूवमेंट के लिए निकल जाते थे। और मार्च के बाद
करीब एक महीने मार्च के बाद ये 1 महीने के लिए ये करीब कोंकण रीजन में पहुंचते थे, जहां पर जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वहां पर सोइल था और बहुत ही रेनफॉल जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ करता था। और यहाँ पर जो शेफर्ड्स थे वो उनको जो कोंकणी पेजेंट्स थे उनके द्वारा वेलकम किया जाता था, स्वागत किया जाता था। और जब खरीफ जो हार्वेस्ट है वो ख़त्म होता था, काटा जाता था, उसके बाद इस रीजन को यानी जो किसानों की ज़मीन थी उसको एक तरीके से फर्टिलाइज करने की ज़रूरत थी ताकि वो रबी क्रॉप्स के लिए तैयार हो सके। तो इस काम में जो ढांगर फ्लॉक्स थे वो मदद किया करते थे वहाँ, और वो एक तरीके से वहाँ पर जो चारा अवेलेबल था उसको अपने लिए कंज्यूम भी किया करते थे। तो देखिए वो चारा अवेलेबल कौन सा था, तो वहाँ पर जो स्टेबल हुआ करता है खेतों में, उसको वो अपने चारे के रूप में यूज़ करते हैं। तो स्टेबल क्या होता है शायद आपको नहीं पता होगा। तो देखिए जो धान उगाए जाते हैं, गेहूँ उगाए जाते हैं या फिर कोई और फसल उगाई जाती है, तो उसको काटते समय जो नीचे का सिरा बचता है छोटा सा जड़ के साथ, उसी को स्टेबल कहा जाता है। तो इसके बाद जो कोंकणी पेजेंट्स होते हैं वो एक तरीके से चावल भी प्रोवाइड करते थे इन शेफर्ड्स को, ताकि वो अपने साथ प्लेटू रीजन में ले जा सके जहाँ पर जो इस तरीके के जो ग्रेन्स हैं वो उतनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है या फिर होते ही नहीं हैं। और जैसे ही मानसून आने लगता है जो ढांगर कम्युनिटी है वो कोंकण को छोड़ देते हैं और जो कोस्टल एरिया है उसको छोड़ देते हैं अपने फ्लॉक्स के साथ और ड्राई प्लेटू के रीजन में चले जाते हैं। तो देखिए उसका रीज़न ये है कि जो सीप्स हैं वो वेट मानसून कंडीशन को सह नहीं सकते, उस रीजन में रह नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें उस रीजन को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश रीजन को। तो अब अभी तक हमने देखा हिमालय रीजन को, फिर हमने महाराष्ट्र को देखा, अब हम देख रहे हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश रीजन को। तो देखिए ये जो रीजन है ये भी ड्राई सेंट्रल प्लेटू है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में स्टोन या फिर ग्रास आपको देखने को मिलेंगे। और इस इलाके में जो चरवाहे रहा करते थे वो कैटल या फिर गोट या फिर शिप क्या कहते हैं पालते थे। और इसमें एक कम्युनिटी थी जो कि थी गोलाज, जो कैटल को हर्ड करती थी, और इसके अलावा कुरमाज और कुरबाज जो थे वो शीप और गोट को पालते थे, और इसके अलावा वुमेन ब्लैंकेट को भी बेचा करते थे। और ये लोग जो थे ये वुड्स के पास या फिर छोटे छोटे वुड्स यानी कि जंगलों के पास रहा करते थे, या फिर जो छोटे खेत हैं उनके पास रहा करते थे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चरवाहे का काम किया करते थे, बल्कि इसके अलावा दूसरे तरह के भी ट्रेडिंग में या फिर दूसरे तरह के कामों में ये इन्वॉल्व थे। तो देखिए एक चीज़ आपने देखा था माउंटेन पैस्टोरलिस्ट में, यानी कि जो पहाड़ों में रहने वाले चरवाहे थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे सर्दी और गर्मी के हिसाब से और बर्फ़ के हिसाब से, यानी बर्फ़ है तो वो नीचे आ गए, बर्फ़ नहीं है तो वो पहाड़ के ऊपरी इलाकों में चले गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इन कम्युनिटीज़ की जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रीजन में रहा करते हैं चरवाहों की कम्युनिटी, ये एक तरीके से डिपेंड करते थे मॉनसून के ऊपर, यानी मॉनसून आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कब आ रहा है, इस हिसाब से वो अपने मूवमेंट को तय करते थे। ड्राई सीजन में यानी सूखे सीजन में ये कोस्टल रीजन में चले जाते थे और उस रीजन को छोड़ देते थे जब वहाँ पर बारिश आ जाती थी, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि जो बेफेलोज थे यानी जो सिर्फ भैंसें थी वो सिर्फ वेट कंडीशन में रह सकते थे जब मानसून आता था उसके बाद में। इसके अलावा जो दूसरे हर्ड्स थे वो उनको ड्राई प्लेटू में लाना पड़ता था क्योंकि वो उस कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक कम्युनिटी है जिसका नाम है बंजारा। तो बंजारा वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बंजारा कम्युनिटी के बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो इस कम्युनिटी के लोगों को आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पा सकते हैं। और ये जो कम्युनिटी है ये अच्छे चारे के सर्च में, अच्छे चारे के खोज में अपने जानवरों के लिए ये बहुत ही लंबे दूरी को तय करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जितने कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ा, चाहे हम आपके बात कर लें हिमालय रीजन की, महाराष्ट्र की या फिर दूसरे रीजन की, वो उनका एक जो मूवमेंट है वो एक तय है कि सर्दी में यहाँ रहेंगे, गर्मी में वहाँ रहेंगे, इस तरीके से उनका मूवमेंट जो है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, काफ़ी तय होता है। लेकिन बंजारा की अगर हम बात करें तो बंजारा कम्युनिटी के लोग काफ़ी लंबी दूरी तय करते हैं और उनका मूवमेंट जो है वो एक तरीके से फिक्स नहीं होता है। और इसके अलावा जो बंजारा कम्युनिटी है वो जब मूव करते हैं तो मूव करने के दौरान वो कैटल्स को बेचते भी हैं और इसके बदले में वो ग्रेन या फिर अपने जानवरों के लिए चारे
खोजते हैं या फिर चारे के बदले में वो अपने जानवरों को बेचते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें राजस्थान की, अब राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में एक कम्युनिटी है रायकाज। तो देखिए इस रीजन में, यानी जो राजस्थान का रीजन है, आप जानते ही हैं कि कैसा रीजन है, वहाँ पर जो रेनफॉल है वो एक तरीके से बहुत ही कम हुआ करता है, या फिर एक तरीके से कोई तय नहीं है कि होगा नहीं होगा, कब होगा क्या होगा, कुछ चीज़ तय नहीं है। तो देखिए अगर इसके अलावा जो कल्टीवेशन अगर किया भी जाता है तो जो खेती है वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, इस तरीके से काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। इसके अलावा बहुत बड़ा रीज़न ऐसा भी है जहाँ पर किसी भी तरीके का क्रॉप उगाया ही नहीं जा सकता है। तो इस वजह से जो रायकाज है उन्होंने कल्टीवेशन को चरवाहा के काम के साथ जोड़ दिया, यानी वो कल्टीवेशन भी किया करते हैं और चरवाहा का भी काम किया करते हैं। जब मानसून होता है तो जो रायका हैं बाड़मेर के, राजस्थान, जैसलमेर के, जोधपुर के, बीकानेर के, इस इलाकों में रायका पाए जाते हैं। तो ये अपने घरों में रहा करते हैं जहाँ पर पास्चर अवेलेबल है, जहाँ पर चारे अवेलेबल हैं उनके जानवरों के लिए। और इसके बाद अक्टूबर आते आते तक जब ये जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स है ये सूख जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इस इलाके को छोड़कर बाहर के इलाके में चले जाते हैं अपने जानवरों के चारे खोजने के लिए या फिर पानी खोजने के लिए। और ये वापस घर तभी आते हैं जब नेक्स्ट मानसून आता है, यानी अगले साल का मानसून आता है। तो इसके अलावा देखिए रायकास की एक छोटी कम्युनिटी है, उसका भी एक हिस्सा है जिन्हें कि मारू रायका कहा जाता है। तो ये जो कम्युनिटी है ये कैमल्स को पालती है। इसके अलावा जो दूसरे कम्युनिटी है रायकास के, वो शीप और गोट को पालते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक इमेज है, आप देख सकते हैं कैमल फेयर का इमेज है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि कैमल्स को बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो पेस्टोरल ग्रुप्स हैं वो एक तरीके से अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं, ताकि और इस अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उन्हें ये हमेशा जज करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी जो जानवरों की ग्रुप है, जानवरों का जो झुंड है वो एक एरिया में कब तक रह सकता है और कहाँ, यानी कि ख़त्म हो जाने के बाद, चारे ख़त्म हो जाने के बाद उन्हें कहाँ जाना है, ताकि उनके जानवरों को पानी और जो खाना है वो मिल सके। इसके अलावा उन्हें यह भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि उनका जो मूवमेंट है वो कब होगा, कैसे होगा, इस चीज़ को काफ़ी ख्याल उन्हें रखना पड़ता है। और उन्हें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनका जो मूवमेंट है अलग अलग टेरिटरीज़ में, एक जगह से दूसरे जगह, वो काफ़ी आसानी से हो और उन्हें ज़्यादा किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और उन्हें ये जो चरवाहे हैं इन्हें फार्मर्स के साथ भी अच्छी एक तरीके से क्या कहते हैं, रिलेशनशिप बनाकर रखनी पड़ती है, ताकि जब जो खेत है फार्मर्स के, वहाँ पर इन जानवरों को चराया जा सके और उन खेतों के ज़मीन को ये मैन्योर कर सके। और इसके अलावा ये जो कम्युनिटी है, चरवाहों की कम्युनिटी, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, चाहे वो कल्टीवेशन हो, ट्रेड हो या फिर हर्डिंग हो, इन सभी चीज़ों में ये इन्वॉल्व हैं ताकि ये अपनी जीवनी को चला सकें। तो देखिए इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो कॉलोनियल रूल है उसने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरीके से प्रभावित किया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 2 है कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल ड्राइव, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।